दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो स्वरूप चला आ रहा था, क्या उसमें अब कुछ बुनियादी परिवर्तन होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश की राजनीति के मैदान में जो स्थायी खिलाड़ी थे दशकों से, क्या उनके अलावा भी दो और खिलाड़ी उसमें शामिल होंगे, मैदान में उतरने जा रहे हैं? और अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति के स्वरूप में मौलिक परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका नफा कहां होगा और नुकसान कहां होगा? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मोटे तौर पर 4 प्लेयर थे: भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस। और कुछ छोटे स्थानीय दल, वो अपना दल हो, वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, वो राष्ट्रीय लोक दल हो, इस तरह की पार्टियां। लेकिन मुख्य खिलाड़ी 4 थे: भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस। उसमें भी कांग्रेस लगातार डिटोरिएट करती रही, तो फिर मुख्य खिलाड़ी बचे, मुख्य में भी मुख्य खिलाड़ी बचे 3: भाजपा, सपा और बसपा। लेकिन इस बार स्थानीय निकाय का जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उसने 2 दलों को उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में स्पेस दिया है, जगह दी है। और वो 2 दल हैं, एक तो ओवैसी साहब की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, और दूसरा आम आदमी पार्टी। इन दोनों ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर ठीक ठाक ढंग से अपना अपना झंडा भी गाड़ दिया। आपने कुंभ में देखा है, संगम तट, मेला क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वहां साधु, बड़े साधु संतों के को जगह अलॉट होती है शासन द्वारा, और वहां उनका टेंट लगता है। उसी रूपक को यहां जरा देखिए, उत्तर प्रदेश के राजनीति के मैदान में 2 टेंट और लग गए इस निकाय के चुनाव में, एक ओवैसी साहब का, एक अरविंद केजरीवाल की पार्टी का। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का उत्तर प्रदेश में निकाय में ठीक ठाक प्रदर्शन करना इसलिए दूरगामी परिणाम और संदेश से भरा है क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई ऐसे स्थानों पर जहां मुस्लिम वोट बहुतायत में है, मेजॉरिटी में है, वहां उन्होंने सपा बसपा से ज्यादा वोट अपने कैंडिडेट के लिए हासिल किए। ये बात चौंकाती है और ये बात इस ओर इशारा करती है, क्या भविष्य में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए के सामने AIMIM पार्टी भी एक विकल्प के तौर पर उपलब्ध रहेगी, मौजूद रहेगी, ताकतवर विकल्प के रूप में, एक। और दूसरा आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के विस्तार का मतलब उत्तर प्रदेश में भाजपा विरोधी मतों का और ज्यादा हिस्सों में बंटना। आम आदमी पार्टी स्वाभाविक तौर पर अगर उसने उत्तर प्रदेश में कुछ नगर पालिकाएं, कुछ नगर पंचायत और कुछ और 100-150 मतलब 100 से ज़्यादा पार्षद जिताए हैं, तो इतना तो ठीक है। आप सोचिए, आजम खान के रामपुर में केजरीवाल साहब की पार्टी जीत गई निकाय। तो ये बताता है कि आम आदमी पार्टी भी अपना टेंट गाड़ चुकी है उत्तर प्रदेश की जमीन पर। अब ये जो एक्स्ट्रा टेंट 2 लगे, ये भविष्य में उत्तर प्रदेश में राजनीति के मेले को कैसे और कहां तक प्रभावित करेंगे, यही बड़ा सवाल है और यही आज की बहस का भी प्रश्न है। ये ना भी कहें कि सारे मुस्लिम मतदाताओं ने नया विकल्प खोज लिया, लेकिन हाँ, एक नया विकल्प मुस्लिम समाज में आ गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी बात करेगी तो MY होगा,
बहन जी की पार्टी डीएम है, D+M, लेकिन ओवैसी की पार्टी तो केवल एम का मामला है ना, तो ये तो खालिस है। इसीलिए वो कह रहे मेरठ में कि हमको सपा ने हरा दिया, वरना हम तो मेयर बना ही लेते। 1,24,000 वोट लेकर आए उनकी पार्टी। ओवैसी की पार्टी की इस स्थानीय निकाय के चुनाव में जो उपस्थिति दिख रही है, और खासतौर पर मुस्लिम बहुलता वाले इलाकों में, वो इस बात का संकेत कर रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां तक मुस्लिम मानस का प्रश्न है, वहां एक बड़ी दावेदारी करने के लिए ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में झंडा गाड़ दिया। अभी तक माना जाता था कि भाई या तो मुसलमान वोट सपा को देगा या बसपा को देगा, लेकिन अगर मेरठ में 1,24,000 वोट ये पा सकते हैं मेयर के चुनाव में, तो इसका मतलब है कि फिर मानस बदल रहा है, विकल्प सामने है। देखिए, कई बार राजनीतिक दल क्या है ना, एक रिटोरिक पकड़ लेते हैं, एक का संपुट पकड़ लेते हैं। जिसे सत्यनारायण कथा में होता कि दीनदयाल विरुद्ध संभारी, अरुणात्मक संकट भारी, दीनदयाल विरुद्ध संभारी, तो वही हर उसके थोड़े थोड़े अंतराल पर आता है संपुट, उससे काम नहीं चलता। कई बार मैं एक उदाहरण देता हूं, खास कपीश भाई की पार्टी के लिए कह रहा हूं, ये इरिटेट करता है भाव जनता को। प्रशांत पटेल जी भी जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत। तथ्य तो तथ्य रहेंगे, वो ना भाजपा वाले बदल सकते, ना सपा वाले, ना ओवैसी, ना अरविंद केजरीवाल, ना बहन जी। एक तथ्य देता हूं जिसकी काट कहीं नहीं। जब आपकी हुकूमत थी, यानी समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी उत्तर प्रदेश में, तो 2 चुनाव उसकी हुकूमत में लड़े गए, जब डीएम, एसपी, कप्तान, कलेक्टर, चपरासी बाबू सब उसके थे, ठीक, जैसे आज भाजपा के हैं। मेरे से ज्यादा तीखा कोई नहीं बोलेगा, और बिल्कुल तराजू सीधा, ठीक, सब सपा के थे, दरोगा भी और डीजीपी भी। दोनों चुनावों में सपा हारी। 14 चुनाव लड़े, 5 लोग जीते 80 कुल, फिर 17 लड़े, 403 में 55 जीते। तब ये ईवीएम, बैलेट, मतपत्र, डीएम, कानून गोल, तहसीलदार, लेखपाल, सिपाही, चपरासी, ये कहां गए थे? अरे भाई, आप लोग ऐसा बोलकर जनता को बिल्कुल किनारे कर देते हो। तब नहीं, अभी जब दोबारा में आएंगे, इसलिए मैं सबसे कहूंगा, जनता हराए तो विनम्र हो जाइए, ज्यादा मूंछ मत आइए उस वक्त, क्योंकि हारे पर भी मुंह चैटोगे तो डबल नुकसान करती है जनता। विनम्र होकर मानिए कि हाँ, हम हारे। अब इस बात में क्या रखा, अगर सीमा प्रधान को ओवैसी की पार्टी से कम वोट मिला मेरठ में, तो इसको छत पर खड़े होकर चिल्लाओगे तो बदल जाएगा क्या? नहीं ना। अरे हारे तो मानो भाई, ये दाएं बाएं करने से नहीं चलता। सैयद मोहम्मद तकी, आप जो बात कपीश जी कह रहे थे, उस पर एक वो दे के रिज्वाइंडर फिर आऊंगा। उन्होंने कहा कि एआईएम ने बहुत बार किस्मत आजमाई, वही बात आम आदमी पार्टी के। जब पहले वो किस्मत आजमा रहे थे तब मैं बहस करने नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा कि दोनों पार्टियों की उपस्थिति अभी इतनी बड़ी नहीं हुई। आज मुझे लग रहा है कि बड़ी हुई है, इसलिए आया हूं। ये सपा को भी समझना चाहिए, भाजपा को भी, बसपा को भी, ठीक। आज वो ठीक ठाक जीते हैं, इसलिए ये कहना कि नहीं वो तो कई बार आते रहे, नहीं, कई बार आते रहे होंगे, इस बार थोड़ा अपनी एक कुटिया उन्होंने बना ली। तो मोहम्मद तकी साहब, कांग्रेस, अरे भाजपा विरोधी वोट अब उत्तर प्रदेश में और ज्यादा हिस्सों में बढ़ जाएगा आपकी उपस्थिति के बाद। कपीश बाबू ने कहा हम जात धर्म मजहब नहीं देखते, हम बिल्कुल गौतम बुद्ध हैं, ऐसी बात ठीक नहीं है। वो भी ख्याल रखते कि रामपुर में किसको लड़ाना है, वहां कौन सी मजहब का वोट कितना है, वो गणित हमको पता है, इसलिए ठीक है, अच्छी बात है, बोलते रहो, लेकिन हमारे से थोड़ा परहेज करो। एक मिनट रुकिए, नाजिम अली के पास मैं चलूंगा। अरे रुको भाई, नाजिम अली के पास चलूंगा, एक बात और स्पष्ट कर दूं ताकि आगे सपा के भी वो काम आएगी, बसपा के भी काम आएगी। ये बहस में क्यों लाया? अचानक से नहीं लाया। मेरठ में ओवैसी की पार्टी ने अपनी धमक दिखाई, और उस धमक का परिणाम यह हुआ कि समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई और भाजपा जीत गई। ठीक। रामपुर में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, रामपुर बताइए, कहां रामपुर, कहां
केजरीवाल दिल्ली, उनने समाजवादी पार्टी के स्वप्नों पर झाड़ू चला दी। बताइए, आजम खान साहब की बढ़ोतरी खराब कर दी, लड़के की सीट हरा दी ये भाजपा गठबंधन वालों ने, सीट जीती है बहराइच में, सीट जीती, और नगर पालिका और नगर निकाय खत्म कर दिए इन्होंने। इसलिए मैं कह रहा हूं नुकसान हो रहा है, इसलिए बहस जरूरी है। सैयद नाजिम अली, एक फार्मूला है तो उत्तर प्रदेश में डीएम दलित प्लस मुसलमान, एक है एमवाई यादव प्लस मुसलमान। आप इन सबसे हटके केवल मुसलमान ले आए, बोले चलो जी अब आओ, अब कर लो बात। क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान को आप तीसरा विकल्प उपस्थित करवाने आए हैं कि भाई सपा बसपा और ये पार्टी तीनों के बीच में अब मुकाबला हो? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी से मेला क्षेत्र में स्थान आवंटित करता है प्रशासन हर महामंडलेश्वर को कि भाई इतना आपको, यहाँ आप राउटी लगाओ, यहाँ आप लगाओ, यहाँ बाबा आप लगाओ? वैसे अगर उत्तर प्रदेश को मेला क्षेत्र मान लें उसकी सियासत को, तो यहाँ अभी जितनी राउटी थी उसमें 2 और एक्स्ट्रा अलॉट हो गई इस बार। अब वो भी लगा रहे हैं क्योंकि उनका भी झंडा ठीक ठाक हमको दिख रहा है, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। इन्होंने निकाय चुनाव में इतनी उपस्थिति जरूर दर्ज करा दी कि उत्तर प्रदेश के दशकों से चले आ रहे एक सेट पॉलिटिकल पैटर्न को डिस्टर्ब करें, चेंज करें। आप इससे सहमत हैं? और अगर हाँ तो इसका असर क्या देखते हैं, किन पर देखते हैं? बी सी डी टीम ठीक नहीं कहना, हर आदमी को पार्टी चलाने का अधिकार हासिल है, हर पार्टी को लड़ने का अधिकार हासिल है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रतिद्वंदी अपने पीछे ABCDEFG रखता है तो आप भी जेड तक रख लो। आपके पास खाना खर्चे कमी है क्या? आप मनरेगा में काम कर रहे हो, आप भी 10-20 पार्टी अपने पीछे बना लो। मैं एक बहुत ब्लंट उदाहरण सामने रखता हूं कपीश बाबू, ये सब लोग जानते हैं आजम खान केवल रामपुर के नेता नहीं, वो समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश की जमीन पर मुसलमानों के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरे, जन्म से समाजवादी पार्टी के। उन्होंने रामपुर में कहा कि निकाय और स्वार बाई इलेक्शन, स्वार टांडा दोनों के लिए कैंपेन किया। उन्होंने इतना कैंपेन शायद ही कभी किया जितना इस बार किया। और वो यहां तक चले गए कि मेरे जूते पर, अपने जूते पर मैं जो थूक डाल देता था उसको चाटने वाले लोग, और उनका कि अब तो मेरे हलक में थूक भी नहीं बचा, कहां तक थूकूं और कहां तक चटवाऊं। इस एग्रेशन तक चले गए। वो जो बीजेपी अपना दल का कैंडिडेट लड़ रहा था वो उन्हीं का पुराना शागिर्द था, उसको उन्होंने कहा कि ये हरामखोर है। उस सब उतने सुपर एग्रेशन के बाद, और सबको पता था कि आजम खान साहब अब बुजुर्गियत की ओर बढ़ चले हैं, बीमार भी रहते हैं, अगर वो निकले हैं तो उसका कोई मैसेज, लेकिन वहां ये स्थिति बन जाए कि निकाय आम आदमी पार्टी जीत जाए, चिंतन होना चाहिए नहीं। और बीजेपी का कैंडिडेट क्या कहा था आजम खान का मतलब समाजवादी पार्टी, क्या कहा था उन्होंने कि 150 करोड़ में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो यहां अब्दुल्ला को हरा दे स्वार में। ये कैसे बदलाव हो गया? भाजपा का मसला होता निकाय में तो भी समझ में आता। ये बताइए अरविंद केजरीवाल और रामपुर और अपना दल का उम्मीदवार स्वार से, कभी ये चेंज नहीं देख रहे आप? मसला ये नहीं कि पहली बार नहीं, 1947 से आई हो, मुझे इससे मतलब नहीं। जिस दिन मुझे लग रहा कि अब उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल अलाइनमेंट चेंज हो रहे हैं उस दिन मैं बहस लेके आया। ये 1857 में भी लड़ते हो चुनाव, हमें उससे मतलब नहीं। आज ये चेंज कर रहे हैं। मैंने मेरठ का उदाहरण सामने रख के बताया आपको। और इससे क्या फर्क? हम करें आप उनको वी टीम भाजपा की बताओ, सी बताओ, डी बताओ, जो मन में आए बताओ। जिस मुस्लिम वोट को आपके फेवर में 82 से 84%, 85% जो मुस्लिम वोट विधानसभा में कास्ट हुआ, वो निकाय में क्यों नहीं कास्ट हुआ? और हुआ होता तो सारी मुस्लिम बेल्ट आप जीत गए होते। ये फर्क है।
ये फर्क है जिसको समझना होगा। सैयद मोहम्मद तकी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का वोट काटेगी, उस समाजवादी पार्टी को उससे कोई खतरा नहीं, और चूंकि वो शहरी सेगमेंट की पार्टी है। लेकिन हम देख रहे हैं आपने रामपुर में इन्हीं को हराया। एक तो मुझे उस राजनेता का बोलने का मौका दिएगा मुझको। तकी साहब एक मिनट, मुझे उस राजनेता का नाम बता दो जो जिसने कभी ये स्वीकार किया हो कि मैंने अपनी पार्टी में जात धर्म देख के टिकट दी। नहीं, कोई नहीं, और होता यही है। दूसरी बात मैं कह दूं, अरविंद केजरीवाल, हम बताए दे रहे ना भैया। मैं बता रहा हूं, अब आप नानी के आगे ननिहाल का किस्सा सुना रहे। एक मिनट रुको भाई, एक नहीं, अभी रोकी इनकी आवाज। एक ऑडियो वायरल हुआ, पुरानी बात बता रहे हैं। केजरीवाल जी अपनी कोर कमेटी के साथ बैठे, बात होती है चांदनी चौक की शायद टिकट की। उनकी कोर कमेटी के लोग कहते हैं वहां मुसलमान लड़ाना चाहिए, मुस्लिम बहुल इलाका है। केजरीवाल जी चैतन्य व्यक्ति हैं, उनकी निगाह बाकी से ज्यादा शार्प है, इसीलिए वो नेता है, बाकी सब उनके नीचे हैं। उन्होंने कहा क्यों भाई मुसलमान क्यों लड़ाए? मुसलमान तो मजबूरी में हमको वोट देगा, भाजपा को देगा क्या? जब दो ही पार्टी है, हिंदू लड़ाओ, भाजपा से भी आएगा इधर और इधर मुसलमान पूरा लपेट लेंगे, निकल जाएंगे। बोलो जय श्री राम। ठीक, इसलिए भाई साहब ये ज्ञान मत दो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। सब वैसे कर रहे हो, जनता को बड़ा आनंद आता है ये सब टिटबिट सुन के। तकी साहब ने बताया और उनकी पार्टी ने दिखाया कि वो रामपुर में जीते, मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, जीते। आजम साहब का जो कुछ बुढ़ापा था और खराब कर दिया इनने। खैर जी, इन केजरीवाल से ये सीखिए सब लोग। एक मिनट रुक जाइए, सब लोग सीखिए। इतना विकट संतुलन असंभव के बीच में कोई नहीं साध सकता जितना अरविंद जी साध लेते हैं। कपिल जी आप भी सीख लो, आपकी पार्टी मतलब, आप नहीं, व्यक्तिगत नहीं। ठीक, उन्होंने गुजरात चुनाव में कहा था कि हिंदुस्तान की करेंसी पर गणेश लक्ष्मी की फोटो छापो, क्या, और चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को। वो केजरीवाल रामपुर में अपने मुस्लिम उम्मीदवार को, आजम खान के उम्मीदवार को हरा के जिता ले जाते हैं। क्या ये करिश्मा तो सीखो। क्या वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, आप आह भी भरते हो तो हो जाते हो बदनाम। ये तो सीखो। ये बात समाजवादी पार्टी को, बसपा को सीखनी चाहिए कि ये केवल केजरीवाल कर सकते हैं, बाकी कोई दूसरा नेता नहीं कर सकता ना। अखिलेश जी ने ऐसा डिमांड कर दी होती तो पार्टी बिल्कुल रसातम चली गई होती, सारे मुसलमान वोट छिटक जाते। खैर, प्रशांत पटेल जी, एक बड़ा आरोप कपिश जी ने भी लगाया और अखिलेश यादव ने भी लगाया खुद। उन्होंने कहा कि भाई ये चुनाव नहीं है, लूट है और सब अस्त व्यस्त है, सारी शासन प्रशासन ने भाजपा को जिता दिया, और अगर चुनाव साफ सुथरा होता तो हम जीत जाते। ये भी बड़ा रोना रहता है हर वोटिंग वाले दिन और परिणाम वाले दिन। जो नहीं जीतते हैं वो परिणाम वाले दिन भी कहते हैं कि जी वोट काट दिया। अखिलेश जी ने भी कहा कि दलित, मुसलमान और पिछड़ों के वोट काट दिए बीजेपी ने, इस बार भी बोले उन्होंने, विधानसभा में भी बोला था। आयोग कहता है कि 6 महीने पहले चुनाव से, ये बात सबसे पूछूंगा भाजपा से लेके और एआईएम तक, 6 महीने पहले पॉलिटिकल पार्टीज को जो रजिस्टर्ड है उनको वो मतदाता सूची दे दी जाती है। ठीक, तब लूडो खेलते हो सब लोग, तब काम नहीं करते उस पे। नहीं अभी नहीं, कभी पहले सवाल पूरा हो जाए, बिल्कुल धारदार सवाल हो जाए तब। ना 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 अभी नहीं, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। तब अंताक्षरी खेलते हैं सारे दल, ये लूडो खेलते हैं। क्या करते हैं, जिस दिन पोलिंग होती है उसी दिन जहां टीवी का कैमरा दिखता है वहीं आते हैं, कहते अरे भाई साहब बर्बाद हो गए। बोले क्यों? बोले सारे वोट काट दिए। नाजिम अली साहब आपसे बात शुरू करते हैं, प्रशांत पटेल तक आएंगे। ये आरोप मैं आज तक इसकी सत्यता ही नहीं समझ पाया। भाई 6 महीने पहले आपके हाथ में मतदाता सूची आ जाती है, आप घर घर जाके उसका दुरुस्तीकरण क्यों नहीं करते? नाजिम अली, तब लूडो खेलते हैं आप लोग। दिल्ली में भी आज जिस दिन रोना होता, मैं अरविंद केजरीवाल को दोषी नहीं ठहराऊंगा, पंजाब में मान को नहीं ठहराऊंगा, मैं बड़ा विचित्र आदमी हूं। सब पार्टियों के पास 6 महीने पहले चुनाव से लिस्ट पहुंच जाती है
तब भांग खा के सोते हो सब लोग। घर घर क्यों नहीं जाता कार्यकर्ता? जिस दिन एएनआई को देख लोगे वोटिंग के दिन, उसी दिन आ जाओगे कुर्ता समेट के, बोले भाई साहब मतदाता सूची में बड़ा गड़बड़ है। तो आप कहां थे मोहम्मद तकी? लूडो खेलते हो, अंताक्षरी खेलते हो, क्या किस काम में व्यस्त रहते हैं फिर नेता? कार्यकर्ताओं का काम यही है नहीं? घर घर जाएं, वेरिफिकेशन करें वोट का, यही काम है ना। दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव हुआ था उसमें भाजपा वाले भी यही स्यापा कर रहे थे कि नाम कटवा दिए, और समाजवादी पार्टी ने तो सारे दलों से अद्भुत आरोप लगा दिया। बाकी सब ये कहते हैं हमारे समर्थकों के नाम काट दिए। ठीक, ये सपा मेरे ख्याल से पूरे देश में इकलौती पार्टी है जिसने जातियों का उल्लेख कर दिया और धर्म का। बोले 5,000 मुसलमान और 5,000 पिछड़े और 5,000 दलित, ऐसा कुछ फार्मूला बताया कि इतने काट दिए। विधानसभा में बताया था कि 40,000 वोट हर विधानसभा में काट दिए, 20,000 मुसलमान और 20,000 यादव। आयोग ने कहा था कि आप लिस्ट लाइए 403 की, क्योंकि 403 गुणे 40 बहुत बड़ी जनसंख्या हो जाती कपिल जी। नहीं, बुनियादी सवाल ये नहीं, बुनियादी सवाल ये भी है कि 14 से आप अपनी सरकार के रिजीम में 2 चुनाव हारे, उससे बेहतर तो आप योगी सरकार के समय में जो चुनाव हुआ उसमें कर पाए। आज जब आपने अपनी सरकार के अंडर चुनाव लड़ा तो आपकी स्थिति और भी बुरी थी। तब 55 जीते थे, योगी सरकार में चुनाव हुआ तो 111 तब भी जीते। फिर कैसे जनता आप पे भरोसा करेगी आपके आरोप पर? एक बात मुझे दुर्गा शक्ति नागपाल का एक प्रसंग याद आता है। क्या कमिटेड ब्यूरोक्रेसी बनाने की कितनी दुर्धर्ष कोशिश की गई थी उस जो लड़की थी आईएएस अधिकारी। ठीक, रात में 12:30 बजे सचिवालय खुलवाया गया होगा तब ना ऑर्डर आया। भाटी जी अड़ गए, मूंछ पे हाथ दे दिया, बोले हमारी सरकार है, देखे कैसे रहती है। 10 बजे सुबह का भी इंतजार नहीं हुआ। अरे 10 बजे सचिवालय खुल जाता, पंचम तक तो करा देते, 12:30 बजे कैसे किया? इन्होंने भी कर दिया उसी दुर्गा। अरे ये सब मत करिए, ये सब नहीं चलेगा। ठीक, अगर चुनाव आयोग सारे राजनीतिक दलों को 6 महीने पहले वोटिंग लिस्ट देता है, मतदाता सूची, तो एंड टाइम पर हाय क्यों? 6 महीने घर घर जाइए, हर व्यक्ति से मिलिए, हर व्यक्ति का करेक्शन कराइए, कहीं पिता का नाम गलत हो तो ठीक कराइए, पता गलत हो तो ठीक कराइए। ये सब काम को करना चाहिए कार्यकर्ताओं को। नहीं, मेरे अब इंदिरापुरम में जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं, उस सोसाइटी में कुछ महीने पहले कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई साहब ये हमने कहा भाई मेरा नाम तो है वोटर लिस्ट में, विधानसभा में डाला, लोकसभा में डाला वोट। उन्होंने कहा नहीं, ये नगर निगम की का जो चुनाव है इसमें अलग लिस्ट बनेगी। तो वो फार्म दे गए, फिर दूसरे दिन आए, हमने कहा भर नहीं पाए, फिर अगले दिन आए, 3 दफे वो नॉक करते रहे, अंत में फार्म भरवा के ले ही गए। क्या बन गया वोट? और ये सच में उन्होंने ही बताया था आकर कि इसके लिए अलग लिस्ट, वरना हमारी सोसाइटी में 90% लोग मानते थे कि लोकसभा में वोट डाला तो इसमें भी डालेंगे। ये काम राजनीतिक दलों का होता है। ठीक, ट्विटर से नहीं लिस्ट बनेगी ना, कुंडी खटखटानी नहीं पड़ेगी, और नहीं तो बाद में एएनआई को देख के चिल्लाते रहिए। जहां एएनआई का माइक दिख जाए वहीं चिल्लाना शुरू कर दीजिए, बोले अरे साहब वोट कटवा दिया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी वाले देखेंगे एएनआई तो ये कहेंगे कट्टर देशभक्तों के वोट कटवा दिया। इससे कुछ नहीं हासिल होगा। खैर, कभी भी राजनीतिक दलों के पास इतना बड़ी मैन पावर होती है, उसके बाद भी मैंने अपनी सोसाइटी का उदाहरण दिया। ठीक, मुझे ये ऐसा नॉक करने के लिए दूसरी पार्टी के लोग भी आ सकते थे मेरी सोसाइटी में, वो नहीं आए। भाई 2,500 वोट है ही ना, लेकिन नहीं आया कोई। क्यों? उसी से मैंने जान लिया चावल देख के कि बाकी जगह कितने एक्टिव हैं। राजनीतिक दलों के पास जो कार्यकर्ता हैं वो नेता के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए हैं केवल, या जो राजनीतिक काम होता है, बेसिक काम होता है, उसमें रुचि लें। लिस्ट देखें, ऐसा तो नहीं कि लिस्ट तब तक गुप्त रहती है, केवल पोलिंग बूथ पे आके खुलती है लिस्ट, ऐसा तो है नहीं। ऐसा नहीं कि लिस्ट केवल पोलिंग बूथ पर दिखाई जाएगी, उससे पहले किसी को माइकल लाल को नहीं मिलेगी, ऐसा तो है नहीं।
लिस्ट तो कई बार संशोधन के लिए जारी होती है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम एक नपना नहीं रखते। नहीं तकी साहब नहीं, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत जाए तो जी सब अच्छा, चुनाव अच्छा, वोट अच्छा, लिस्ट अच्छी, आयोग अच्छा, सब अच्छा जी, ठीक, और हार जाए तो बोले सब खराब। अब मैं समझ नहीं पा रहा, समाजवादी पार्टी 2012 के अपने चुनाव के बाद से हर चुनाव में एक ही बात बोलती है, लोकतंत्र की हत्या। अब एक आदमी की कितनी बार हत्या करोगे भैया? आपके मुताबिक तो 2014 में ही लोकतंत्र को मार दिया गया, तो अब क्या हो रहा है? ये कौन सा तंत्र है? आप तो 14 में घोषित कर दिए थे लोकतंत्र की हत्या, फिर 17 में भी लोकतंत्र की हत्या आपकी हुई आपके हिसाब से, फिर 19 में भी हुई, फिर 22 में भी हुई, फिर निकाय में भी हुई। अरे कितनी बार हत्या कराओगे भाई? ये क्या हो रहा है? 2014 में आपकी लीडरशिप में चुनाव हुआ, आपकी इस गवर्नेंस में चुनाव, गवर्नमेंट के अधीन चुनाव हुआ, वो लोकतंत्र की हत्या कैसे हो जाएगी? कैसे मान लेंगे? 17 में आप चीफ मिनिस्टर थे जब चुनाव हुआ, आपकी सरकार थी, उसको कैसे मान लेंगे लोकतंत्र की हत्या? तो दो तो काटो, वो भी इसी में नत्थी कर दिए, ये नहीं चलेगा। और दूसरी एक और बड़ी बात, जो लोग अब बड़ी मासूमियत से ये कहते हैं कि हम गए लेखपाल के पास या बीएलओ के पास, सीएलओ के पास, ऐसा लगता है भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी के पास गए हों। मैं बहुत व्यवहारिक बात कहूं, नाजिम अली करे, आप चुनाव लड़के देखो, जिन लोगों ने इस देश में चुनाव नहीं लड़ा उनको भी देश की समझ है, और नेताओं को भ्रम दूर कर लेना चाहिए कि उनको सबसे ज्यादा समझ है, ठीक? एक गलतफहमी तुरंत दिमाग से निकाल दीजिए कि चुनाव लड़ने वाले ज्यादा जमीन का समझ रखते, ऐसा कतई कहीं नहीं है। मैंने बहुत लोग देखे। एक बात मैं नहीं समझ पा रहा कि भाई आप जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां सारी चीजें ठीक, कर्नाटक में भाजपा की सरकार के रहते हुए चुनाव हुआ, ठीक, कांग्रेस जीती। अगर कांग्रेस हार जाती तो लोकतंत्र की हत्या निश्चित हो जाती, फिर लोकतंत्र बच नहीं पाता, चाहे कितना भी गली में छुपता, चाहे बकस में छुपता, सब चिल्लाते लोकतंत्र की हत्या हो गई। अब हत्या नहीं हुई। क्या यह माना जाए कि भाई जब तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बार नहीं जीत लेगी तब तक लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी? यह भी तो बड़ा सवाल है। क्या यह ऐसी स्थिति है? कल आम आदमी पार्टी मान लीजिए दिल्ली से हार जाए चुनाव, तो लिख के रख लीजिए, तकी साहब का उस दिन हमारे मंच पर यही होगा कि अमिताभ जी लोकतंत्र की हत्या है ये। क्या हम हारे नहीं, हमको हराया गया? अच्छा जी, जब आप जीते थे तो अपने कर्मों से जीते, अब हराया गया, ये नहीं चलेगा। ये कौन मानता है? कोई नहीं मानता ना, और ये कहना भी नहीं चाहिए बार बार, इसका असर खत्म हो गया। आजम खान अगर नहीं जिता पा रहे हैं तो ठीक है, 44 साल जिता लिया ना, कर लिया, कोई जिले इलाही हो क्या? क्यों चाहते हो? आजम खान भी कह रहे थे कि अरे ये नस्लें बचाने का चुनाव है। अच्छा, जो मान लो आजम खान की पार्टी वहां दोनों चुनाव हार गई तो नस्ल खत्म हो गई क्या? वहां वो प्रचार कर रहे थे कि नस्ल बचाने का चुनाव है, अब नस्ल खत्म हो गई। अगर ये मान लो अरविंद केजरीवाल का वहां पालिका चेयरमैन हो गया और भाजपा गठबंधन का विधायक हो गया तो नस्ल खत्म हो गई। ये बोलोगे जूते पर थूकेंगे तो चाटेगा कौन? ये जो सवाल उन्होंने खड़ा किया था, इस पर तो हो सकता है उनको चिंता हो, और कोई जूते पर थूका चाटे क्यों? नहीं, लोकतंत्र में यह तरीका ही ठीक नहीं। 2012 में जब अखिलेश जी की सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, ठीक, तो बसपा शासन कर रही थी जब चुनाव हुआ। क्या आप जीत के आए ना, क्योंकि जनता ने आपको सपोर्ट किया। 12 के बाद जनता ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आप हार गए, बात खत्म हुई। इसमें इतना लोकतंत्र की हत्या क्यों हर छोटे बड़े चुनाव में? अच्छा, फिर 111 स्थानों पर अगर आप विधानसभा में इसी जनता के द्वारा जीते हो मित्र, वहां हत्या नहीं, जहां आप हार जाओ वहां हत्या, ये तो ठीक नहीं। अच्छा, मान लीजिए कल को यही मंत्र बीजेपी भी जपने लगे, तब जहां जहां हारती है बीजेपी
बंगला कर्नाटक में अगर यही रिटोरिक लेके आ जाती और कहती लोकतंत्र की हत्या हो गई, बोले क्यों? बोले कांग्रेस को जिता दिया। इच्छित पार्टी को जिताया जाए तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। यार ये लोकतंत्र है, ये क्या है? ये कुल्फी है, जरा सी गर्मी लगी और पिघल गई। और जो लोग भाई ये कह रहे हैं, नाजिम अली जैसे नौजवान लोगों से लेके और सब साथियों से कहूंगा, जो नेतागिरी भी करना चाहते हैं, थोड़ा मूंछ भी ऐट के चलना चाहते हैं और थोड़ा भौकाल भी अपना बनाना चाहते हैं, और अगर वो इतने कमजोर हैं कि वो चुनाव मतदाता का नाम भी सूची में नहीं डलवा सकते, तो मेरे उनको सलाह होगी तत्काल से राजनीति छोड़ दीजिए, कोई दूसरा काम कर लीजिए, कोई कोचिंग सेंटर खोल लीजिए, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर लीजिए, कुछ और कर लीजिए। भैया इस सब में मत पड़ो ना, नाजिम तुरंत छोड़ दो। अगर आपके बस का इतना भी नहीं तो आप गरीब को नौकरी क्या दिलवाएंगे? आपकी हैसियत ही नहीं, फिर तो कुछ राशन कार्ड भी नहीं बनवा पाओगे। जब वोटिंग नहीं करवा सकते आप, जिसमें कोई लेना नहीं देना नहीं, तो आप 5 किलो शक्कर क्या दिलाओगे किसी को? नहीं कर सकते, तुरंत राजनीति छोड़ दीजिए। ओवैसी साहब को भी बता दीजिएगा कि अग्निहोत्री जी ने कहा कि भाई राजनीति छोड़ दूं मैं, ठीक ना? अजब तमाशा है, नेता भी बनते हैं, दिन भर मोबाइल भी लिए हैं, हेलो हेलो भी कर रहे हैं, और फिर अंत में कहते मेरे कहने से वोट नहीं बना। अरे आपके कहने से वोट नहीं बना तो आपके कहने से क्या होगा? आप भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराने जाएंगे? इतने बड़े नेता हैं कि नाजिम और तकी और कपिल श्रीवास्तव और प्रशांत पटेल वो यूएनओ जाएंगे? अपने गांव में वोट नहीं बनवा पा रहे हो और कह रहे हो नेता हैं हम। क्या नेता हो भाई? नहीं, ये तो फिर भारत की राजनीतिक खेप जो है नहीं, उस पर इससे नकारात्मक टिप्पणी कोई नहीं हो सकती। अगर मोहम्मद तकी ये कहे कि हम तो भाई जब वो लखनऊ में गए, कई बार गए, वो पटवारी ने हमको डांट के भगा दिया, तो आप छोड़ दीजिए राजनीति में। किसने कहा? बालूशाही की दुकान खोलिए। समाजवादी पार्टी को भी अपनी आइकिल साइकिल बंद करनी चाहिए। अगर आपके कहने से वोट तक नहीं बन सकता तो आप क्या करेंगे? छोड़ दीजिए। क्या को नेतागिरी कर रहे हैं? एएनआई पर बोलने के लिए कर रहे हैं क्या? केवल ये ट्वीट करने के लिए? ये तरीका ठीक नहीं। मैं फिर इसी विषय पर आता हूं। आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी ने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में प्रतीक्षा की अपने उपस्थिति को महत्वपूर्ण बनाने के लिए। वो लगातार लड़ते रहे, कहीं नोटिस में आए कहीं नहीं आए, लेकिन चूंकि लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, इसलिए आज नोटिस में आ गए। और कांशीराम जी कहा करते थे कि पहले हराने की हैसियत बनती है, फिर जीतने की बनती है। वो हमको दोनों की दिख रही है। ये उतना इम्तिहान पास कर लिया, हरा भी रहे और खुद जीत भी रहे, ये तो आगे निकल गए एक क्लास। ये सोचना होगा। उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद है मुस्लिम वोट की। उस वोट के पास अभी व्यवहारिक तौर पर 2 ही विकल्प होते थे, 2 ही पसंदगी होती थी कि या तो बसपा चुन लो या सपा चुन लो। स्वाभाविक सपा के प्रति उसका आकर्षण ज्यादा था, विधानसभा का चुनाव बताता। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसमें डेंट डाला है। वो ठीक है, ये कुछ भी कहे हम मुसलमान देख के नहीं करते और हिंदू, लेकिन करते तो सब वही हैं। ये छोटी बात नहीं, इसकी पूरी इस पर समीक्षा होनी चाहिए कि रामपुर जैसे इलाके में सपा कैसे, ये कैसे सपा हार गई और ये कैसे जीत गए आम आदमी पार्टी। और मेरठ, भाजपा के लिए मेरठ का मेयर हमेशा चुनौती रहा कि भाई मेरठ में मेयर हो। वहां ओवैसी की पार्टी का आदमी 1,24,000 से ज्यादा वोट पा जाए, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से ज्यादा वोट सीमा प्रधान से। अयोध्या में एक मुस्लिम महिला को जिता के ले आए आम आदमी पार्टी वाले। ये छोटी बात है क्या? इसका चिंतन होना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस बार स्थानीय निकाय के चुनाव ने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक खिलाड़ियों की संख्या बढ़ा दी है। अब आगे से कुछ भी समीकरण बनाने की कोशिश की जाए, कोई भी आकलन करने की कोशिश की जाए, तो उसमें आम आदमी पार्टी और
एआईएमआई को भी शामिल करना होगा, उतनी स्थिति कम से कम निकाय में हो गई। धन्यवाद।